आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में, यानी हवा की अहमियत के बारे में। तो अगर हम बात करें एयर की कि एयर क्या है, तो एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस शामिल होती हैं। और अगर हम अपनी अर्थ सरफेस की बात करें यानी ज़मीन की बात करें, तो ज़मीन में हवा हर जगह मौजूद होती है। और इसी हवा के अंदर क्योंकि गैसेस होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो जो जानदार होते हैं यानी पौधे, जानवर वगैरह, तो वो इन्हीं गैसेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट या अहम फंक्शंस के लिए। तो अगर हम बात करें गैसेस की कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट गैसेस हवा में शामिल हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है यानी जो सबसे ज़्यादा मिकदार में गैस होती है मौजूद हवा में, वो होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस जो है वो हवा का 78% हिस्सा बनाती है, यानी 78% जो है वो हवा में जो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं इनमें 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है हवा में वो कौन सी है, वो है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस हवा का 21% हिस्सा बनाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट गैस जो कि एयर में मौजूद होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी परसेंटेज में मौजूद होती है, 0.04%। इसके अलावा हवा में और गैसेस भी मौजूद होती हैं। तो अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, अहमियत की बात करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, वो इसी हवा में मौजूद जो गैसेस हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की, तो जो सांस लेने का अमल होता है तो जिसे कहते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस, तो ब्रीदिंग यानी सांस लेने के प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तो वो कहाँ पे मौजूद होती है, वो हवा में मौजूद होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को कहाँ से हासिल करते हैं, हवा से हासिल करते हैं, और हवा हर जगह मौजूद होती है। इसके अलावा ना सिर्फ जमीन पे, जो जमीन की सतह के ऊपर जो खुश्की पे रहने वाले जानदार हैं वो ना सिर्फ ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अगर हम समुद्री मखलूक को देखें, जैसे हम फिशेस वगैरह को देखें और जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ होती है, तो वो भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है वो पहले पानी के अंदर डिसॉल्व होती है यानी हल होती है, और उसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्र में रहने वाली मखलूक है या जो फिशेस वगैरह हैं, तो वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं। तो ये तो थी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस जो कि एयर का हिस्सा है यानी ऑक्सीजन, तो उसको जानदार इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के अमल के लिए। तो अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है जो कि प्लांट्स में होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन पौधे होते हैं, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं हवा से, हवा क्योंकि हर जगह मौजूद होती है, हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़मीन से लेते हैं पानी। तो क्या करते हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। और खुराक किस शक्ल में होती है, ग्लूकोज या शुगर की शक्ल में। तो ये जो खुराक तैयार होती है ये पौधे ना सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन्हीं पौधों को दूसरे जानदार, ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान और दूसरे एनिमल्स खाते हैं अपनी खुराक के तौर पे। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है वो कहाँ से आती है, हवा से। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड के साथ यानी ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है हवा में। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट गैस जो कि है नाइट्रोजन गैस, जो कि हवा में सबसे ज्यादा परसेंटेज यानी 78% मौजूद होती है। उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो हवा में सबसे ज्यादा मौजूद है
और जो जमीन पे मौजूद जानदार हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक इंसान नजर आ रहा है, इसके अलावा एनिमल्स हैं और प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनके जिस्म में बहुत यानी उनकी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किरदार अदा करता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी जो नाइट्रोजन गैस है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की जो जिस्म में जो प्रोटीन होती है उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट जुज्व होता है, यानी कि प्रोटीन जिन मॉलिक्यूल्स से मिल के बनती है, मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि जानवरों और इंसानों के जिस्म का हिस्सा बनाती है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब ये नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिस्सा कैसे बनती है, इसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो गैस की शक्ल में होती है, तो इस तरह की शक्ल में डायरेक्ट जो यानी गैशियस जो शक्ल है उसमें डायरेक्ट जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में पहले तब्दील किया जाता है। तो जमीन में कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस तरह की जो गैशियस नाइट्रोजन होती है उसको तब्दील करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया है और फिर मजीद इनको तब्दील किया जाता है और तरह के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, और इनको कौन तब्दील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया वगैरह। तो इनको तब्दील कर दिया जाता है नाइट्रेट्स की शक्ल में। तो अब जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब जमीन में शामिल होते हैं तो ये जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, उनको पौधे अपनी बॉडी में जज्ब करते हैं और ये पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो पौधों के जिस्म का हिस्सा बन गया है। अब पौधे क्या करते हैं, जितने अच्छी पौधों की ग्रोथ होती है उतना ही वो अच्छा फूड तैयार करते हैं। तो यही वाला फूड जो होता है वो जो जब दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स वगैरह उनको खाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन जो यहाँ हवा में से आती है जमीन में और फिर पौधों का हिस्सा बनती है, अब इसी को इन्हीं पौधों को क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं तो अब ये नाइट्रोजन एनिमल्स और प्लांट्स के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। अब जब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के जिस्म का हिस्सा बन जाती है, अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है यानी प्लांट्स की और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स वगैरह की जब डेथ होती है तो क्या होता है कि इनकी जो बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज, उनके ऊपर दोबारा इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, यानी खास किस्म के प्रोसेस करते हैं और उन प्रोसेस के नतीजे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं तो वो तब्दील हो जाते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में। तो अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे है नाइट्रोजन सेपरेटिंग बैक्टीरिया, यानी वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को अलग करते हैं और नाइट्रोजन को गैस की शक्ल में खारिज करते हैं और ये नाइट्रोजन दोबारा कहाँ शामिल हो जाती है, हवा में। तो ये सारा प्रोसेस जो है यानी हवा से प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा, फिर एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा और फिर दोबारा हवा में शामिल होना, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो कि हवा में मौजूद होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है और उसको खास किस्म के प्रोसेस से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एयर के एक और रोल को देखते हैं यानी किरदार को देखते हैं जो कि हवा अदा करती है। तो एयर क्या करती है, हवा क्या करती है, वो मेंटेन करती है, यानी कि वो बैलेंस रखती है या बाकायदा रखती है अर्थ की जो सरफेस है, जमीन की जो सतह है, उसके टेम्परेचर दर्जा हरारत को। और कैसे रखती है उसको हम समझने के लिए यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस दिखाई गई है। तो अर्थ के क्योंकि जमीन में हर जगह हवा मौजूद होती है, इसके अलावा जो जमीन के इर्द गिर्द जो हवा है वो मुख्तलिफ तहों की शक्ल में होती है, यानी वो कंबल की तरह जमीन को सराउंड किए होते हैं, घेरे हुए होती है। तो इसमें कुछ खास किस्म की गैसेस होती हैं इन लेयर्स में, इन तहों में, जिन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो सूरज की जो शुआएं होती हैं
उनमें से कुछ को तो यहाँ से जज्ब होने देती हैं, यानी ज़मीन की सतह पे जज्ब हो जाती हैं, और कुछ को क्या करती हैं, यानी कुछ जो शुआएं होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो एक ख़ास हद तक गर्म हो जाता है, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर जितना गर्म होना चाहिए, जितना मेंटेन होना चाहिए, उतना जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इस अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको रखती हैं। तो इस इफेक्ट को, इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जो कि हवा में मौजूद होती हैं वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। इसके अलावा इन्हीं लेयर्स में जो गैसेस की लेयर्स हैं इनमें एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है इसमें जो गैसेस शामिल होती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन को सूरज की जो शुआएं होती हैं उनमें कुछ शुआएं जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, यानी नुकसानदेह होती हैं, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट से, हार्मफुल असरात से बचाती हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, यानी अर्थ की सरफेस तक वो हार्मफुल रेज को नहीं पहुंचने देती बल्कि उनको वापस खला की तरफ भेज देती हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट काम है या कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि एयर प्ले करती है। तो आज हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में।